नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और जैसे कि आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे रैपिड रिवीजन सेशंस आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे और आगे भी इसी उपयोगिता को अपन बराबर मेंटेन रखते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार लेके आएंगे। और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि जिसका टॉपिक रहने वाला है एंटीकोगुलेंट। नाम क्या रहने वाला है? एंटीकोगुलेंट। अगर मुझे कोई कहे कि सर आप ये बताइएगा कि नर्सिंग के अंदर सबसे कॉमन कौन सा सवाल पूछा गया है, तो मैं आपको दो सवालों के नाम जरूर दूंगा। एक तो आपके रहेगा नॉर्मल प्लाज्मा की पीएच कितनी होती है, और दूसरा जो रहेगा कि एंटीडोट ऑफ हिपेरिन क्या रहता है ना। सबसे कॉमन सवाल पूछा गया, ये सबसे कॉमन सवालों में से। तीसरा अगर कोई कॉमन पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ बोन, है ना। ये कॉमनली सवाल आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसी कड़ी के अंदर आज अपन एक ऐसा टॉपिक बात कर रहे हैं जहां पर अपन एंटीकोगुलेंट के बारे में चर्चा करेंगे। एंटीकोगुलेंट कौन कौन से मुख्य टाइप्स रहते हैं, कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए एकदम सिस्टमेटिक वे से अपन डिस्कस करेंगे। और तमाम पॉइंट ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से जो ना तो आपने आज तक कभी पढ़े हैं ना आपने कहीं सुने होंगे, और उनसे संबंधित ऐसी सटीक जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है ना। चलो, आप सब लोगों ने सबसे पहले तो आपने हेडिंग डाल ही दी होगी एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट की हेडिंग के साथ में अपन क्या करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं अपन? क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन ये हो गया अपना एंटीकोगुलेंट, और उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे भाई? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एंटीकोगुलेंट जो आते हैं वो आते हैं आपके ओरल फॉर्म के अंदर। किसके अंदर आते हैं भाई? अपने ओरल फॉर्म के अंदर। और दूसरे होते हैं भाई आपके पेरेंटल फॉर्म। अदर देन ओरल जो होते हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे? आपके पेरेंटल फॉर्म कहलाएंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो कुछ कैटेगरीज है, जिसके अंदर देखो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आती है भाई? विटामिन के एंटागोनिस्ट। विटामिन के एंटागोनिस्ट सबसे पहले कैटेगरी कौन सी आएगी? आपके विटामिन के एंटागोनिस्ट। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी अगर मैं बात करता हूं, फैक्टर 10A, मतलब बोले तो 10A इनहिबिटर्स, फैक्टर ए 10A इनहिबिटर्स। दूसरा और तीसरी जो दवाई रहेगी वो रहेगी आपकी डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। कौन सी दवाई रहेगी? डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स रहेगी, ठीक है ना। एक तो अपन एंटीकोगुलेंट आएंगे जो ओरल रूट के माध्यम से ले रहे हैं। उसके अंदर मैंने 3 कैटेगरीज लिखी है भाई। देखो, एक तो विटामिन के एंटागोनिस्ट, एक लिखा मैंने फैक्टर 10 एक्टिवेट फॉर्म ऑफ 10 फैक्टर की इनहिबिटर्स, जो फैक्टर 10 को इनहिबिट करने वाली, एक्टिव फॉर्म को इनहिबिट करने वाली दवाएं। स्ट्रोट प्रोवर जो फैक्टर होता है ना, उसको इनहिबिट करने वाली 10 जो फैक्टर नंबर 10 रहता है। उसके अलावा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं भाई पेरेंटल फॉर्म के अंदर, है ना, तो देखो पेरेंटल फॉर्म का मतलब क्या है? अदर देन ओरल जो रहता है वो क्या कहलाता है भाई? आपके कौन सा कहलाएगा? पेरेंटल फॉर्म कहलाएगा। अगर अपन पेरेंटल फॉर्म के अंदर बात करें तो देखिएगा इसके अंदर रहेगा एक तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, और दूसरी रहेगी आपके डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, ठीक है ना। उसके अलावा इनडायरेक्ट के अंदर अपन बात करें तो एक तो अपन देखो इसके अंदर भी 3 सब डिविजन्स आएंगे भाई। देखो, एक तो रहता भाई कौन सा? आपका अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन। क्या रहता है? अनफ्रैक्शनल हिपेरिन, ठीक है। दूसरा रहेगा आपके दूसरा अपना रहेगा लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन,
है ना, लो मोलिकुलर वेट हिपरिन, ठीक है ना। उसके अलावा तीसरा जो अपन पढ़ते हैं ना वो क्या रहता है भाई, एक खास नाम है फोंडा, क्या नाम है, फोंडा पेरिनॉक्स, फोंडा पेरिनॉक्स, ठीक है ना। बहुत शानदार शानदार नाम है भाई, देखो नाम को याद रखने में एक अलग ही मजा आएगा, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर आएगा लेपिरुडीन, क्या नाम आएगा, लेपिरुडीन। आप सोचेंगे सर ये इतने भारी नाम तो हमने सुने नहीं, आप क्या पढ़ा रहे हो, अनावश्यक चीजें तो नहीं पढ़ा रहे हो, है ना, ओवर चीजें तो नहीं पढ़ा रहे हो। डियर में सिर्फ काम की चीज जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होने वाला है, ठीक है ना, और बहुत स्पेसिफिक नॉलेज होगा, इतनी ही बात करूंगा। सिर्फ मैंने नाम लिए, कोई अभी इतना इनके बारे में अपन डिटेल में नहीं जाने, अपन डिटेल उसी में जाएंगे जिसके ऊपर अपने को याद रखने वाला कंसेप्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो एंटीकोगुलेंट के अंदर एक तो ओरल हो गया, दूसरा पेरेंटल हो गया। पेरेंटल के अंदर एक तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स जिसके अंदर अनफ्रैक्शनेट हिपरिन आएगा। उसके अलावा LMWH लो मोलिकुलर वेट हिपरिन, जिसको अपन क्या कहते हैं कॉमनली एनोक्सापरिन वगैरह जो आते हैं जो है ना। उसके अलावा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जिसके अंदर क्या रहेगा, लेपिरुडीन रहेगा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स के अंदर 3 दवाएं, अनफ्रैक्शनेट हिपरिन, LMWH और फोंडा पेरिनॉक्स, ठीक है ना। देखो अनफ्रैक्शनेट हिपरिन जो आता है ना वो अपन IV यूज करते हैं, और LMWH अपन कॉमनली कैसे यूज करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा यूज करते हैं, और फोंडा पेरिनॉक्स भी सबक्यूटेनियस माध्यम से यूज करते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, विटामिन के अगर एंटागोनिस्ट की बात करें तो आप सब लोगों को पता है वारफारिन, कौन सी दवाई रहेगी भाई आपके, वारफारिन, वारफारिन, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम की चीज। दूसरा रिवारोक्साबेन, रिवारोक्साबेन किसके अंदर आएगी भी आपके फैक्टर 10A एक्टिवेट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। उसके अलावा डाबिगेट्रान, डाबिगेट्रान कौन सी दवाई आएगी यहाँ पर, डाबिगेट्रान, डाबिगेट्रान, ठीक है ना। डाबिगेट्रान उसको इटैक्सीलेट भी कह सकते हैं, डाबिगेट्रान इटैक्सीलेट के नाम से भी अपन इसका पूरा नाम रहता है। इसके नीचे आप लिख सकते हो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर DBT। ड्रग ऑफ चॉइस की अपन बात करें तो ये DBT की ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर कंसिडर्ड की जाती है। बिल्कुल एकदम सिंपल सा रिव्यू करवा देता हूँ भाई। देखो अपन यहाँ पर 2 चीजों पर प्रकाश डालने वाले हैं, एक तो किसके ऊपर, वारफारिन के ऊपर, दूसरा आपके हिपरिन के ऊपर, ठीक है ना। उसके अलावा और कौन कौन से टाइप की आती है ओरल एंटीकोगुलेंट उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। विटामिन के एंटागोनिस्ट वारफारिन, फैक्टर 10A इनहिबिटर्स और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। जो ये डाबिगेट्रान है ना, डाबिगेट्रान, ये आपने कभी नोटिस करा होगा, जो DBT के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कंसिडर्ड होती है। किसके अंदर, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ DBT है ये, ध्यान रखिएगा। DBT की एक तरह से कह सकते हैं अपन ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है ना। वैसे DBT के लिए अपन इनिशियली जैसे अपन चीज़ों की बात करें ना, रिस्क ऑफ अपन प्रिवेंशन हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, हिपरिन वगैरह भी अपन यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे कॉमनली जो अगर कह सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर अगर कोई ड्रग का नाम आएगा तो डाबिगेट्रान की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अपन LMWH वगैरह वो सब चीज़ें तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ड्रग रहती है, इसका भी बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट यूज़ है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि भाई जब अपन किसी पेशेंट के अंदर वारफारिन वगैरह हिपरिन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर अपने को थोड़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है। इन डाबिगेट्रान वगैरह के अंदर मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, इन दवाइयों का क्या है सबसे बड़ा फायदा रहता है, ठीक है ना। चलो, तो एंटीकोगुलेंट की बात करें तो ओरल फॉर्म के अंदर विटामिन के हो गया, और रिवारोक्साबेन हो गया, और डाबिगेट्रान हो गया, और इसके अलावा पेरेंटल के अंदर अनफ्रैक्शनेट हिपरिन हो गया, LMWH हो गया, फोंडा पेरिनॉक्स हो गया, और लेपिरुडीन हो गया, ठीक है ना। ये तमाम दवाएं हैं जो अपन क्या कह सकते हैं ओरल एंटीकोगुलेंट से संबंधित रहती है, और इन सब के बारे में आपको क्या होना चाहिए, बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इनके बारे में आपका बेसिक ज्ञान है तभी जाकर आपके आगे वाली चीजें क्या रहेगी, आपके काम आने वाली है, ठीक है। अब अपन एक एक पॉइंट के साथ में शुरुआत करते हैं, और एक एक पॉइंट अपन शुरुआत किसके साथ करेंगे, वारफारिन के साथ में शुरुआत करते हैं अपन पहले, है ना। चलो हेडिंग डालिएगा वारफारिन, वारफारिन, ठीक है ना। वारफारिन जो है जिसका एक बहुत फेमस ब्रांड नेम कह सकते हो, कॉमेडिन, क्या नाम रहता है इसका, कॉमेडिन नाम रहता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो अपने नाम लिख दिया भाई, नाम है इसका। अब दूसरा अपन इसके बारे में लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वारफारिन कैसे काम करती है। अगर अपन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर जाएंगे तो इट एक्ट बाय inhibiting the
inhibiting the vitamin K dependent फैक्टर। ये आपके विटामिन के जो डिपेंडेंट फैक्टर होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं भाई आपके? वो कौन कौन से होते हैं भाई आपके? 2, 7, 9 और 10। देखो ये विटामिन के, देखो अपन सिंपल सी बात करते हैं ना, तो जो वारफेरिन होती है ना, वो विटामिन के ऊपर जो बेस्ट डिपेंडेंट जो कह सकते हैं क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, उसको इनिबिट करती है, ठीक है ना। जब उनको इनिबिट करेगी, उनका एक्टिवेशन रोकेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं बन पाएंगे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि विटामिन के पर कौन से क्लॉटिंग फैक्टर बेस्ड होते हैं, तो याद रखिएगा 2, 7, 9 और 10 जो होते हैं वो विटामिन के पर बेस्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगला हमेशा याद रखिएगा कि जो वारफेरिन है ना, वो कौन से पाथवे पर एक्ट करती है। अगर अपन इसके पाथवे की बात करें तो याद रखिएगा विटामिन जो के रहता है ना, वो हमेशा एक्सट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करता है। किस पर एक्ट करता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करता है। कौन से पाथवे पर एक्ट करता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे पर क्या करता है? एक्ट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट और अपन कह सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तीसरा पॉइंट, ऑनसेट ऑफ एक्शन। वारफेरिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रहता है, वो रहता है भाई आपके 3 to 10 डेज, ठीक है ना। लेने के 3 से 10 दिन बाद में ये क्या करती है? अपना एक्शन शुरू करती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अपन ये, इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसको इमरजेंसी कंडीशन में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। इसको अपन हमेशा क्या करेंगे? एज ए पार्ट ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी के रूप में अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सो इट इज यूज एज ए पार्ट ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी। अपन इस दवाई को किसके पार्ट के तौर पर अपन यूज करते हैं? तो याद रखिएगा अपन मेंटेनेंस थेरेपी के पार्ट के तौर पर अपन इस दवाई को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरी और अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर क्या रहेगी? ये रहने वाली है, ठीक है ना। ये देखो, तो आप कहेंगे सर एक्यूट में फिर अपन किसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एक्टिव केस के अंदर हमेशा अपन किसको यूज करेंगे? एक्टिव केस के अंदर अपन हमेशा हिपेरिन को यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। किसको यूज करेंगे? अपन हिपेरिन को यूज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो अगर अपन बात करते हैं भाई इंडिकेशंस की, ये वारफेरिन वगैरह या अपन ओरल एंटीकोगुलेंट वगैरह अपन कह दें, तो अपन किसके अंदर यूज करते हैं? इंडिकेशंस क्या है भाई? देखो ये अपन कब कब यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा रिस्क ऑफ क्लॉटिंग। जहाँ पर रिस्क ऑफ क्लॉटिंग रहेगा ना, वहाँ पर अपन इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अपन कह सकते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की कंडीशन में अपन यूज कर सकते हैं, है ना। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जहाँ पर थ्रोम्बस है और थ्रोम्बस की वजह से एम्बोलिज्म बनने का रिस्क होता है, वहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अपन कह सकते हैं अपन एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह अपन कहाँ पर यूज कर सकते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन कह सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह के अंदर अपन यूज कर सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपन यहाँ पर अगर अपन इंडिकेशंस के ऊपर फोकस करें ना, तो कोई भी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर क्लॉट बनने का रिस्क ज़्यादा रहे, तो वहाँ पर अपन इसको यूज कर सकते हैं या क्लॉट बन जाते हैं। उसके अलावा अपन बात करें तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हाइपर अपन कह सकते हैं जहाँ पर भी हाइपर कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट होता है ना, जहाँ पर बॉडी में क्लोटिंग के बनने का रिस्क हमेशा ज़्यादा रहता है, उस कंडीशन के अंदर अपन इसको दवाइयों को यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं भाई इस वारफेरिन के स्पेशली कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, अगर अपन वारफेरिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा वारफेरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज।
वारफारिन जो रहती है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है किसके लिए? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, जो प्रेगनेंसी के अंदर अपन इनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये क्या कॉज कर सकती है? इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड causes fetal warfarin syndrome। ये क्या कॉज कर सकता है? fetal warfarin syndrome कॉज कर सकता है, fetal warfarin syndrome कॉज कर सकता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना सर। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी के अंदर अगर अपन वारफारिन यूज करते हैं ना तो क्या होता है? ये अपने प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को अफेक्ट कर सकती है, और बेबी के अंदर क्या कर सकती है? फीटल वारफारिन सिंड्रोम या कॉन्ट्रा डी सिंड्रोम, जिसको एक ही नाम है, उसको अपन इस नाम से क्या करता है? अपन इसको जानते हैं। और ये क्या करता भाई? ये कॉज करता है, it can cause growth retardation। ये क्या कॉज कर सकता है? growth retardation and it can cause growth retardation and hypoplasia in nose and hand bone। नोज और जो हैंड बोन है उसके अंदर हाइपोप्लेजिया कॉज कर सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नोज और हैंड के अंदर क्या कर सकता है भाई? आपके हाइपोप्लेजिया कॉज कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो अपन क्या होगी भाई? इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात होगी कि ये कौन कौन से मतलब साइड इफेक्ट क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात होगी कि कौन सी कंडीशन के अंदर क्या है भाई? ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहती है, ठीक है ना। उसके अलावा इन दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं ना, ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात होगी। अगर अपन इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो हमेशा क्या रहता है भाई? ब्लीडिंग रह सकता है। क्या हो सकता है? ब्लीडिंग हो सकता है। उसके अलावा देखो एक कंडीशन और आपने नाम सुना होगा, ये स्पेसिफिक है इसके अंदर, जो रहता है आपके डर्मल, क्या रहता है? डर्मल वेस्कुलर नेक्रोसिस। जो आपके डर्मिस लेयर है ना स्किन के अंदर, वहां पर क्या कर सकता है भाई? नेक्रोसिस कॉज कर सकता है। क्या कर सकता है? नेक्रोसिस कॉज कर सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ केसेस के अंदर भाई देखो, ये रियली एक एज एडवर्स इफेक्ट अपन कह सकते हैं, ये हाइपर कोगुलेशन भी कॉज कर सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस के अंदर अपनी बॉडी के अंदर हाइपर कोगुलेशन और कॉज कर सकता है। क्या कॉज कर सकता है? हाइपर कोगुलेशन कॉज कर सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट कॉमनली अगर अपन बात करें तो ब्लीडिंग, उसके अलावा डर्मल वेस्कुलर नेक्रोसिस, डर्मस लेयर के अंदर क्या कर सकता है? नेक्रोसिस करवा सकता है। उसके अलावा हाइपर कोगुलेशन भी ये कॉज करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत रेयरली होता है पर ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि जब अपन किसी पेशेंट को क्या करते हैं, क्या देंगे? अगर अपन वारफारिन दे रहे हैं तो अपन किस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे? अगर अपन इसकी मॉनिटरिंग की बात करें तो अपन क्या चीज़ मॉनिटर करेंगे वो देखो बड़े ध्यान से रखिएगा, ठीक है ना। पहली चीज़ अपन इसके अंदर मॉनिटर करते हैं भाई प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या मॉनिटर करते हैं अपन? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मली कितना होता है भाई आपके? ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम की अगर अपन बात करते हैं, एक तो वो मॉनिटर कर सकते हैं जो कि अपन कह सकते हैं नॉर्मल रहता है आपके, नॉर्मल रहेगा आपके कितना? 11 to 12.5 सेकेंड। कितना रहता है भाई आपके? 11 to अपन कह सकते हैं 12.5 सेकेंड रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अपन एक चीज हमेशा इसमें देखो ध्यान रखने वाली बात है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अपन को हमेशा क्या करना भाई? फोकस करना, देखना कि भाई पीटी क्या होता है। अगर अपन पीटी क्या होता है उसके ऊपर बात करें ना, तो जैसे नॉर्मल अपना ब्लड लिया और उस ब्लड के अंदर अगर अपन कहते हैं कि कोगुलेंट मिलाए, है ना, तो ये ब्लड कितनी देर में कोगुलेट होता है, ये नॉर्मल अपना क्या है? पीटी है, ठीक है ना।
अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम का, तो वो कितना रहता है 11 to 12.5 सेकेंड रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अपना इसमें टारगेट कितना रहेगा, जब किसी पेशेंट को अपन वारफेरिन देते हैं ना, तो उसके अंदर अपन टारगेट कितना करते हैं, अपन उसके अंदर टारगेट करते हैं 1.5 to 2 टाइम्स। नॉर्मल से अपन 1.5 to 2 टाइम्स अपन क्या करते हैं इसके अंदर टारगेट करते हैं। मान लीजिए कि भाई अपन 1.2 भी माने तो लगभग कितना आता है 25 सेकेंड। तो 30 से जब ऊपर पीटी चला जाता ना, तो अपन क्या करते हैं वहाँ पर अपने को मॉनिटरिंग की ज़रूरत रहती है ना। तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कब होता है, तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कब देखने को मिलेगा, जब ये वैल्यू कितने से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 30 सेकेंड हो जाए, तब आपको यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत होती है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीटी के अंदर एक तो अपन मॉनिटर करेंगे भाई पीटी, दूसरा अपन क्या मॉनिटर करते हैं पीटी के साथ में, दूसरी इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग जो रहती है वो रहती है भाई आपके INR, बोले तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR है ना। ये जो है ना पीटी के कंपैरेटिव ये बेस्ट एक तरीके से क्या रह सकता है, एक बेस्ट मार्कर रह सकता है दोनों के अंदर वारफेरिन की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करते हैं पीटी सर है क्या, ये INR क्या है, तो INR क्या है, तो ये एक देखो रेशियो है, ये एक रेशियो है भाई, क्या है रेशियो, किसके बीच में, ये है पेशेंट्स पीटी के बीच में, ये पेशेंट्स पीटी और रेफरेंस पीटी। मतलब क्या कि भाई पेशेंट्स की पीटी कितनी है और आइडियली पीटी कितना होना चाहिए, पर्टिकुलर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हो गया, ड्रग्स के अकॉर्डिंग हो गया, रेफरेंस पीटी कितना होना चाहिए, उनके बीच में क्या लगाया जाता, निकाला जाता है, रेशियो निकाला जाता है। अब उसे अपन क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो कहते हैं, INR कहते हैं। अब ये नॉर्मल INR कितना होता है सर, तो देखो बात ध्यान से, अगर अपन नॉर्मल INR की बात करें, नॉर्मल INR की बात करें तो ये होता है लेस देन 1.2, और अपना जो थेरेपेटिक टारगेट कितना होता है, तो ये अपन कितना रखना चाहते हैं, थेरेपेटिक टारगेट होता है 2 to 3 टाइम्स, कितना रहता है 2 to 3 टाइम्स। और अपन यहाँ पर कहते हैं रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कब होता है, देखिएगा रिस्क ऑफ ब्लीडिंग कब होता है, अगर अपन रिस्क ऑफ ब्लीडिंग की बात करते हैं जब मोर देन 3 हो जाए, INR कितनी हो जाए भाई आपके, मोर देन 3 हो जाए, तो उसे अपन कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ब्लीडिंग प्रिकॉशंस को हमेशा यूज करना पड़ेगा। किसको यूज करना पड़ेगा, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस को हमेशा यूज करना पड़ेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है बात। अब देखो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, जब INR 3 से भी ज्यादा बढ़ जाए तो उसी कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका अपन को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाई INR। जब हाई INR आती है तो उसके अंदर क्या मैनेजमेंट करते हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को बड़े गौर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा कि भाई अगर इफ INR इज 5 to 9, INR कितनी है 5 to 9 है, ठीक है ना। उसके अंदर अपन क्या देंगे भाई, देखो अपन उसके अंदर इसका एंटीडोट जो रहता है वो कौन सा रहता है भाई, अपना विटामिन K रहता है, कौन सा रहता है, विटामिन K1 क्या करेंगे अपन, ओरल देंगे भाई, क्या देंगे, ओरल देंगे। उसके बाद में जब INR अपन कह सकते हैं इज 10 है ना, 10 या अपन कह सकते हैं मोर देन 10, जब INR क्या भाई 10 हो या 10 से क्या हो ज्यादा हो, ठीक है ना, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं भाई, देखो बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। एक तो अपन जब 5 to 9 है तो क्या दिया, विटामिन K1 दिया। जब INR अपन 10 या 10 से क्या कह सकते हैं, ज्यादा कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं अपन, जैसे कि 5 to 9 है ना, तो 9 से ज्यादा कह दो आप, ज्यादा ठीक रहेगा। तो 9 के अंदर भी केस में क्या रहेगा भाई, अपने को क्या करना है, विटामिन K देना है, क्या देना है, यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, विटामिन K1 ओरली देना है, ठीक है, ओरल रूट के द्वारा देते हैं, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, सिर्फ डोज का ही फर्क रहेगा, बाकी अपन ओरली दे सकते हैं। यहाँ पर अपन कितना देते हैं 1 mg, और यहाँ पर अपन कितना देते हैं 2 to 3 mg दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो
अगली कंडीशंस क्या डेवलप हो सकती है, ठीक है ना। अगर यहीं पर ये जो INR है ना, इफ INR इज मोर देन 20, या फिर उस कंडीशन के साथ में पेशेंट के साथ में क्या हो रहा हो, उसी के साथ में पेशेंट के अंदर क्या होने लगी हो, ब्लीडिंग होने लग जाए, तो फिर क्या रहता है भाई आपके उस कंडीशन के अंदर अपन कह सकते हैं पेशेंट को फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको रेफरेंस वैल्यू के साथ में सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि अगर INR 20 या 20 से ज़्यादा होती है तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना होगा। और कह सकते हैं कि भाई एक चीज़ और अपन यहाँ पर भी और मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जब है ना INR हाई है तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, फर्स्ट स्टॉप द INR। पहली चीज़ तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते थे, फर्स्ट डिसकंटिन्यू द INR, फर्स्ट डिसकंटिन्यू द वारफेरिन, डिसकंटिन्यू द वारफेरिन। वारफेरिन को आप क्या करो, सबसे पहले डिसकंटिन्यू करो। सबसे पहला काम तो डिसकंटिन्यू करो। जब INR बढ़ी हुई आ रही है लेकिन, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, उसको डिसकंटिन्यू कर दो, ठीक है ना। लेकिन जब INR 5 से ज़्यादा, 5 से 9 के बीच में INR आने लग जाए ना, तो डिसकंटिन्यू के साथ में विटामिन K दो। और 9 या 9 से ज़्यादा होने पर विटामिन K की डोज को बढ़ा कर दो। पहले अपन 1 mg दे रहे थे, यहाँ पर अपन कितना देंगे, 2 to 3 mg देंगे, ठीक है ना। और जब INR 20 और उसके साथ में ब्लीडिंग होने लग जाए तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या रहेगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगला जो अपन यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे ड्रग इंटरेक्शन ऑफ वारफेरिन। क्या पढ़ने वाले अपन, ड्रग इंटरेक्शन ऑफ वारफेरिन, ड्रग इंटरेक्शन ऑफ वारफेरिन, ठीक है ना। अब देखो, बहुत सारी ऐसी अपन दवाएं पढ़ेंगे जो क्या करेगी, वो क्या करेगी कि अगर आप वारफेरिन के साथ अपन इन दवाओं को अगर अपन लेंगे ना, तो ये क्या करेगी भाई, अपने वारफेरिन के इफेक्ट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, ठीक है ना। और कुछ दवाई ऐसी रहेगी जिसको आप वारफेरिन के साथ में लोगे ना, तो ये वारफेरिन का इफेक्ट को क्या कर देगी, कम। तो पहले तो अपन वो दवाई पढ़ रहे हैं जो क्या कर रही है, जो अपन क्या कर रही है, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, जो कि क्या करती है, आपके वारफेरिन के इफेक्ट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है ना। जैसे कि आपके कुछ बहुत अपन कह सकते हैं फेमस नाम के साथ अपन चर्चा करने की शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैं आपसे बात कर दूं, एक तो अपनी सिमिटिडीन, कौन, सिमिटिडीन, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एरिथ्रोमाइसिन, कौन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक। उसके अलावा मैं बात करूं तो देखो सिपेलोस्पोरिन ग्रुप जो रहता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिपेलोस्पोरिन, जो अपन कह सकते हैं ये सेप्टरजोन वगैरह जो जिस ग्रुप से संबंधित होते हैं ना, वो वाली सारी दवाएं है ना। अगर आप इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्रुप की एंटीबायोटिक ले रहे हैं तब भी ये क्या कर सकता है, वारफेरिन का इफेक्ट को बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके अलावा एस्प्रिन, उसके अलावा क्या रहेगा, एस्प्रिन, ठीक है ना। तो ये तमाम दवाएं क्या करते हैं भाई आपके, ये तमाम दवाएं आपके वारफेरिन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। जब आप इसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं तो आप क्या इंटरवेंशन करेंगे, तो यहाँ पर जो इंटरवेंशन जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इंटरवेंशन रहेगा आपके डिक्रीज द डोज ऑफ वारफेरिन। आप वारफेरिन की डोज को क्या करो, कम करो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा अगर अपन यहाँ पर लिखे हैं, दूसरा अपन यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन सी दवाएं हैं जो क्या करती है, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन, जो कि क्या करती है, अपने वारफेरिन के इफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है ना। तो इसमें दो ही दवाएं रहेगी, एक तो अपनी क्या रहेगी, रिपाम्पिसिन, कौन सी दवाई रहेगी, रिपाम्पिसिन, और दूसरी कौन सी रहेगी भाई आपके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कौन सी रहेगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो देखो,
डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ वारफेरिन कौन करेगी, एक तो रिफाम्पिसिन और एक कौन सी करेगी अपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को इंटरवेंशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या रहेगा, यहाँ पर अपना जो इंटरवेंशन रहेगा वो रहेगा आप इंक्रीज द डोज ऑफ वारफेरिन, इंक्रीज द डोज ऑफ वारफेरिन, यहाँ पर अपने को वारफेरिन की डोज को इंक्रीज करने की जरूरत रहेगी, ठीक है ना। तो ये तो तमाम बातें किसके बारे में होगी भाई, अपने वारफेरिन के बारे में, बिल्कुल टू द पॉइंट। अपने एंटीकोगुलेंट के बारे में चर्चा करी, उसके बाद में वारफेरिन और इसका अपन कह सकते हैं कहाँ पर एक्शन करती है, कौन से पाथवे पर एक्ट करती है और कब एक्शन स्टार्ट करती है, कौन सी कंडीशन में अपन कॉमनली इसको यूज़ कर सकते हैं, कब ये कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, उसके अलावा इसके साइड इफेक्ट क्या रहेंगे और उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब रहेगी, इसके अपन मॉनिटरिंग क्या करेंगे, पीटी करेंगे, बेस्ट इसमें आईएनआर रहेगा। उसके अलावा इसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे, किस किस कंडीशन के अंदर कैसा करेंगे, ये ड्रग इंटरेक्शंस क्या करती है वो आपने लिख दिया, ठीक है। इसमें मुझे नहीं लग रहा आपको कोई डाउट रहेगा, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो अपन उसके बारे में अपन चर्चा करते रहेंगे, ठीक है ना। और अगर आप इसके अंदर एक लास्ट पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हो, और जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो एंटीडोट ऑफ वारफेरिन, एंटीडोट ऑफ, वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है, फिर भी आप लिख दीजिए एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। क्या रहेगा यहाँ पर विटामिन के रहेगा, क्या रहेगा, विटामिन के रहेगा, ठीक है। और विटामिन के रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जितनी भी अपन कह सकते हैं विटामिन के का एक रिच सोर्स होता है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये अपन कॉमनली क्या करते हैं वारफेरिन के साथ में नहीं देनी होती है, क्योंकि अगर आप मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि ये विटामिन के जो रिच सोर्स होते हैं ना वो अपन वारफेरिन के साथ नहीं देने चाहिए, नहीं तो ये क्या कर सकते हैं, ये उसके इफेक्ट को एंटागोनिस्ट कर देते हैं ना। उन दवाइयों को, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है जिसके अंदर विटामिन के जो है वो क्या होता है, रिच मात्रा के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अपने को मॉनिटरिंग करते रहना है, और इससे सवाल आपके निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हिपेरिन के वारफेरिन के बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे भाई वारफेरिन के बाद में हिपेरिन के बारे में। अगर अपन हिपेरिन के बारे में बात करें तो देखो हिपेरिन के अंदर अपन देखो, अगर अपन इसके सबसे पहले अगर अपन इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर अपन बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, इट एक्ट बाय इनहिबिटिंग द, इट एक्ट बाय, या इसको इस तरीके से लिख दीजिए, इट एक्ट बाय एक्टिवेटिंग एंटीथ्रोम्बिन थर्ड, किसके माध्यम से एक्ट करता है, ये एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। देखो आप सब लोगों को पता है कि जो फाइनल क्लॉट बनता है ना उसमें थ्रोम्बिन का रोल रहता है। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट थ्रोम्बिन एक्ट के बारे में चर्चा करी थी, तो आपको मैं बता देता हूँ कि फाइनल जो क्लॉट बनता है ना वो फिब्रिनोजन का फिब्रिन में बनकर बनता है ना फाइनल क्लॉट। तो उस फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, थ्रोम्बिन का। अगर अपन थ्रोम्बिन को रोक देंगे ना तो फाइब्रिन नहीं बन पाएगा, मतलब फाइनल क्लॉट नहीं बन पाएगा ना। तो उसी एक्ट पर अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक वैसे ही क्या करता है हिपेरिन, किसके द्वारा काम करता है, ये एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके क्या करता है, थ्रोम्बिन के एक्शन को रोक देता है कुल मिला के, है ना। उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, इसकी दो फॉर्म्स आती है भाई, इसकी कितनी फॉर्म्स आती है, दो फॉर्म्स आती है। वैसे वे यहाँ पर एक चीज यहाँ पर और लिख दीजिएगा, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, ये कौन से पाथवे पर एक्ट करता है, ये भी अगर आप यहाँ लिखना चाहें ना तो ये हमेशा इंट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करती है। हिपेरिन कौन से पाथवे पर एक्ट करती है, इंट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करती है, जबकि वारफेरिन कौन से वाले पर कर रही थी, एक्सट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट कर रही थी। उसके अलावा हिपेरिन की दो फॉर्म्स है भाई, कितनी फॉर्म्स है, दो फॉर्म्स है। एक होता है अनफ्रक्शनेट हिपेरिन,
ठीक है। और दूसरा रहता है आपके लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। कौन सा रहेगा? लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन रहेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये तो अपन जैसे बात करें अनफ्रैक्शनेट, तो देखो वैसे 10th A सेकेंड क्लोटिंग फैक्टर, सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन क्या गया, उसके अलावा 10A एक्टिवेटर पर क्या करता है, एक्शन करता है, ठीक है ना। अगर अपन अलग अलग स्पेसिफाई करके अगर अपन बात करें ना, तो इसके अंदर तो क्या होता है, ये दूसरे नंबर फैक्टर जो प्रोथ्रोम्बिन रहता है और 10 नंबर स्टूटप्रोवर दोनों पर काम करता है, जबकि अपन ये बात करें ना तो ये मुख्य तौर पर किस पे काम करता है, 10th A पर ही काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपने हिपेरिन के बारे में मैकेनिज्म और पाथवे। उसके बाद में देखो हिपेरिन जो आता है ना, इसकी अगर अपन रूट की बात करें तो रूट के बारे में हमेशा याद रखना कि भाई अपन ओरली नहीं दे सकते, किसके माध्यम से, ओरली, क्योंकि ओरली हिपेरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा हिपेरिन का। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ना तो उसका कोई बॉडी के अंदर यूज नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अपन प्रिफरेबल रूट कौन सा रहता है भाई, अपने इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस, ठीक है ना। देखो अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन जो होता है ना, वो किसके माध्यम से देता है, अपन देते हैं इंट्रावीनस रूट के माध्यम से, है ना, जिसकी 1 ml में 1000 या फिर 5000 यूनिट आती है। जबकि LMWH होता है वो अपन किस माध्यम से देते हैं, वो अपन सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से देते हैं, किस के रूट के माध्यम से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से अपन देते हैं, ठीक है ना। तो IV और सबक्यूटेनियस रूट अपन यूज करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ओरली क्यों नहीं देते, क्योंकि गट के अंदर इसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता। लेकिन IM नहीं दे सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, क्योंकि रिस्क ऑफ हिमेटोमा फॉर्मेशन रहता है। तो कह सकते हैं इंट्रामस्कुलर route is contraindicated due to risk of hematoma, ये इसकी वजह से किसका रिस्क रहेगा भाई, आपके हिमेटोमा फॉर्मेशन का रिस्क रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, हिमेटोमा फॉर्मेशन का रिस्क रहेगा, ठीक है। उसके अलावा देखो अगली अपन अगर बात करें तो इंडिकेशन तो देखो सब वही सेम ही है। कॉमनली जैसे अपन बात कर सकते हैं पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस के अंदर, और एक्टिव कोई कंडीशंस होती है अंदर, जब अपन क्या कह सकते हैं तुरंत कोई अपन एक्शन की जरूरत होती है ना, तो अपन हिपेरिन यूज करते हैं। बाकी अगर मेंटेनेंस के लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, वारफारिन यूज करते हैं। तो इंडिकेशन तो लगभग सेम ही होंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में खास बात है, देखो ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में मैं बात करूं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में याद रखिएगा कि जो LMWH है ना, LMWH is contraindicated in a renal disorder, रीनल कंडीशन या रीनल डिसऑर्डर्स कह सकते हो, जहाँ किडनी फेल वगैरह की कोई समस्या होती है ना, या अपन इसको सीधा लिख दे रीनल फेलियर वगैरह के अंदर। क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो है ना, अपन अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन की बात करें ना, तो वो तो क्या होता है भाई आपके, वो क्या करता है कि अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन होकर मल्टीपल पाथवे से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकता है। लेकिन जो LMWH होता है वो किडनी के माध्यम से ही एक्सक्रीट आउट होता है। तो उसकी कंडीशन के अंदर, लीवर फेलियर वाली कंडीशंस के अंदर क्या कर सकते हैं भाई अपन, किडनी फेलियर वाली कंडीशंस के अंदर LMWH वगैरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो किडनी के माध्यम से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है। तो याद रखिएगा कि अनफ्रैक्शनेट जो हिपेरिन है ना, इज ए हाफ लाइफ, अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन हाफ लाइफ इज शॉर्टर अराउंड 4 आवर्स ही होती है देन LMWH हाफ लाइफ, LMWH की जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, वो लगभग 17 आवर्स होती है ना।
LMWH की हाफ लाइन से बहुत कम हाफ लाइफ होती है किसकी भाई, अनफ्रक्शनेट हिपेरिन की, मतलब बॉडी के अंदर बहुत जल्दी एक्सिट आउट हो जाता है। और इसके लिए अपने को इसकी मल्टीपल डोजेस देनी होती है। जैसे QID कॉमनली क्या होता है 6 आवर्ली चलता है ना, ये अनफ्रक्शनेट हिपेरिन 6 आवर्ली चलता है, जबकि LMWH OD या BD ही चलता है। तो उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी हाफ लाइफ क्या होती है आपके, कम होती है, ठीक है ना। तो ये उसके अंदर क्या है, बेसिक अपन कह सकते हैं डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है ना। अब उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं भाई इसके एंटीडोट की, है ना, हिपेरिन की अगर अपन एंटीडोट की बात करें, हिपेरिन का एंटीडोट सबसे कॉमन सवाल, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सवाल जो रहेगा वो रहेगा, और इसका जो एंटीडोट रहता है वो क्या रहता है भाई आपके, प्रोटामाइन सल्फेट रहती है। एंटीडोट क्या रहता है, प्रोटामाइन सल्फेट रहती है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा साथ में सपोर्ट के लिए अपन फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी अपन यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन मुख्य तौर पर इसका स्पेसिफिक एंटीडोट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो आपके फ्रेश प्रोटामिन सल्फेट ही रहता है, जिसको अपन IV फॉर्म के अंदर कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अपन इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो देखो कुछ साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो क्या कह सकता है, हिपेरिन इंड्यूस्ड क्या होता है भाई, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिल सकता है, साइटोपिनिया। उसके अलावा मोस्ट कॉमन तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, ब्लीडिंग ही रहेगा, ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है मोस्ट कॉमनली। उसके अलावा अपन कह सकते हैं तो हाइपर कैलीमिया कर सकता है, क्या कर सकता है भाई आपके, हाइपर कैलीमिया कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये एलोपेशिया भी कर सकता है, एलोपेशिया बोले तो लॉस ऑफ हेयर, बॉडी के अंदर लॉस ऑफ हेयर का मतलब एलोपेशिया जो रहता है ना, अपन कह सकते हैं बालों का झड़ना या बालों का कुल मिला के गायब होना, ये अपने एलोपेशिया की कैटेगरी में रहती है। अलग अलग इसके टाइप्स रहते हैं, कई फॉर्म्स रहती है, वो अलग अलग कंडीशन होती है, लेकिन कुल मिला के बालों के झड़ने की समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, बाल के गायब होने की समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंटीडोट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, साइड इफेक्ट होंगे। उसके अलावा मैंने इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया, LMWH का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा, अनफ्रक्शनेट हिपेरिन का क्या है, इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये तमाम चीज़ें मैंने क्या करी यहाँ पर आपके डिस्कस कर ली। एक भी चीज़ जो अपने इससे संबंधित थी जिसको हमने पीछे नहीं रखा है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी और उसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो किडनी डिसऑर्डर्स के अंदर LMWH यूज नहीं कर सकते, और किडनी डिसऑर्डर के साथ में यूज़ नहीं कर सकते तो अपन अनफ्रक्शनेट हिपेरिन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट थे। एक मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं तो एक चीज़ नोटिस करना आप, जब अपन है ना कई बार ABG वगैरह करते हैं ना, तो ABG वगैरह अपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप जो हिपेरिनाइज सीरीज करते हो ना उसके अंदर अगर आप एक्सेस ले लो तो ना, एक्सेस क्या ले लो आप, एक्शन अगर उसमें हिपेरिन रह जाए तो उसमें हाइपर कैलेमिया आ सकता है, फॉल्स हाइपर कैलेमिया आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसका भी आपको क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक साइड इफेक्ट यहाँ पर एक और है भाई, देखो बहुत अच्छा साइड इफेक्ट है, क्लासिकल साइड इफेक्ट जैसा है, समझ लीजिए आप। ये भाई देखो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस भी करवा सकता है, क्या करवा सकता है भाई आपके, ऑस्टियोपोरोसिस भी करवा सकता है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अगर कंटिन्यूसली यूज़ करें तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को बढ़ाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी करवा सकता है, ये भी एक आप साइड इफेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा अगर अपन इसकी बात करें इसकी मॉनिटरिंग की, ये पॉइंट भी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी मॉनिटरिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो आप सबको पता ही है वैसे तो, इसकी मॉनिटरिंग जो होती है ना वो अपन किसके माध्यम से करते हैं, वो अपन करते हैं APTT, बोले तो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है ना। ये हमेशा ब्लू टॉप वाइल के अंदर ये सैंपल जाते हैं, PTINR का और अपने APTT का सैंपल हमेशा ब्लू टॉप वाइल में जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। उसके अंदर जैसे अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल APTT कितना होता है भाई आपके, तो याद रखिएगा 30 to 40 सेकेंड रहता है। और इसके अंदर अपन जो टारगेट रखते हैं
वो अपन रखते हैं 1.5 टू 2.5 टाइम्स, है ना, 1.5 टू 2.5 गुना, जो मतलब ये ना नॉर्मल से अपन 1.5 से 2.5 गुना तक अपन इसको बढ़ाना चाहते हैं, टारगेट रखते हैं। इफ APTT is less than 60, then increase the dose। आपको क्या करनी चाहिए, डोज इंक्रीज करनी चाहिए, ठीक है ना। इफ APTT is more than 90, then bleeding precautions should use। bleeding precautions should use, precautions should यूज, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मॉनिटरिंग अपन जैसे कि मैंने कहा था कि वारफेरिन के अंदर अपन पीटी या अपन किसी के द्वारा INR से करते हैं, बेस्ट INR रहेगा। यहाँ पर एक ही तरीका है, APTT के माध्यम से नॉर्मल आपका 30 to 40 सेकंड होता है, 1.5 to 2.5 टाइम्स उसको अपन बढ़ाना चाहते हैं। 60 से कम आ रहा है तो अपने को डोज बढ़ाने की जरूरत है, 90 से ज्यादा हो रहा है तो ब्रीडिंग प्रिकॉशंस अपने के रखने की जरूरत है ना। 90 to 100 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। और एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने कंप्लीट चीज़ें आपको इसके अंदर क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए वीडियो उपयोगी होगा। कैसा लगा वीडियो, उसके बारे में मुझे अलग अलग माध्यम से आप बताते रहिएगा, और भी अपन शानदार चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे डियर। कुछ आपके भी इच्छा हो, कुछ आपको भी लगता है सर ये भी महत्वपूर्ण है, आपका एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा कहता है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपन और बेहतरीन करने का प्रयास जारी रखेंगे डियर। थैंक यू।